हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे आज हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब हम इसमें उन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं जिनको अटेन करके, जिनको फोकस करके हम क्या करने वाले हैं, प्रबंध करने वाले हैं, मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम 11वीं क्लास की बात करें तो 11वीं क्लास के अंदर आपने सिलेबस में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में, दूसरा पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और तीसरा पढ़ा था हमने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम आपको मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में देखने को मिलेंगी, बस थोड़ा सा इनको तरीका चेंज कर दिया गया है। तो इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर 12th क्लास में आपको इन ऑब्जेक्टिव्स को किस स्टाइल में पढ़ना है, समझना है। आपके यहाँ पर भी 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा कि आपने क्लास 11th में पढ़े थे। तो यहाँ पर जो आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और तीसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि 11th वाला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपका 12th में ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो चुका है, और जो हमने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था वो सेम टू सेम आपको दिख रहा है बोर्ड पे। और तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव 11th में था। तो उन्हीं को इस तरह से अपन नई फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? अगर इस वर्ड का मीन समझे तो समझने में ये आ रहा है कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप क्यों किया। उस सेटअप के जो मेन रीज़न है, उन मेन रीजन्स को आपने क्या माना है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव माना है। आज एक सोल ट्रेडर, एक एकल व्यापारी, एक अकेला दुकानदार एक दुकान स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पीछे दुकान खोलने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा अर्निंग। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो रहेंगे अर्निंग से रिलेटेड। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अर्निंग से रिलेटेड है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उस अर्निंग को कैसे किया जाए, यानी कि उसके लिए हम अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कैसा करें, उससे रिलेटेड माने जाते हैं। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हिंदी में संगठनात्मक उद्देश्य कहते हैं। ऐसे उद्देश्य जिनके लिए संगठन का निर्माण हुआ है, और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है, ये इस ऑब्जेक्टिव के, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, उसके पार्ट हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? अब हम इनके बारे में काफ़ी अच्छा समझने जा रहे हैं, तो मैं नीचे वाले 2 हटा रहा हूँ, इनको वापस पढ़ेंगे हम। तो पहला आएगा इसके अंदर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
इनको हिंदी में प्राथमिक उद्देश्य बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि एक कंपनी जब स्टार्ट होती है, रन होती है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट लगाती है, इतनी सारी वर्कफोर्स काम करती है, तो उन सभी को बनाने का, सेटअप करने का, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का, उन सबको काम में लेने का, इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा, और वो अपन ने पढ़ा है, वो कौन सा है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो अगर मान लो आपका क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको ध्यान में रखकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया है, किसी बिजनेस फर्म को सेट किया गया है। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट एंड लेस वेस्टेज। मतलब कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें आपने पहला जो ऑब्जेक्टिव रखा है वो रखा है क्या कि आपको वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करना है न्यूनतम लागत पर और कम से कम अपव्यय करते हुए, बर्बादी करते हुए, नुकसान करते हुए। यानी कि आप जो रिसोर्सेज काम में ले रहे हो, भाई देखो बात ये है कि प्रॉफिट अर्निंग तभी होगी जब आप रिसोर्सेज को ढंग से काम में ले। अगर आप वेस्ट करोगे तो वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो अपन को जो लॉस होगा वो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट होगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हमें मिनिमम कॉस्ट पे और लेस वेस्टेज, कम से कम बर्बादी करते हुए, संसाधनों की कम से कम बर्बादी करते हुए, उससे हमें क्या करना है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। पहला आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है, ठीक है। दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस टू कस्टमर्स। यानी कि आपको जो आपने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को जब अपन कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ग्राहक तक पहुंचाएंगे, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है किस पर, फेयर प्राइसेस पर, उचित मूल्यों पर। अगर आपको अपना प्रॉफिट अर्निंग वाला जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करना है, तो उसके लिए आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को उस फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जिस प्राइस से आपके कस्टमर कंप्लीटली सेटिस्फाई हो सकें, ठीक है। इसके अलावा आपका जो इसमें नंबर नेक्स्ट आता है, नंबर थर्ड पे आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू गिव फेयर रेम्यूनरेशन टू रिसोर्सेज एम्प्लॉयड। यानी कि आपको जो आपके रिसोर्सेज एम्प्लॉयड रिसोर्सेज का मीन आप समझ चुके हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, फेयर रेम्यूनरेशन देना है। फेयर रेम्यूनरेशन दोगे और ये फेयर रेम्यूनरेशन आपका अर्निंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम उनको फेयर रेम्यूनरेशन देते हैं तो वो कंप्लीटली सेटिस्फाई होके तब काम करेंगे और वो अपना 100% जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो आपको कंपनी में मिलेगा, आपके बिजनेस में मिलेगा, और इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देन उससे आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके संसाधन हैं,
उन संसाधनों को आप उचित पारिश्रमिक दे रहे हैं, क्योंकि उन सभी के सहयोग से ही आप अपने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। और नंबर 4 है आपका टू गेन रीजनेबल प्रॉफिट। आपको देखो, इसमें अपन ने एक चीज़ पढ़ी है कि जो आपके रिसोर्सेज एम्प्लॉयड रिसोर्सेज जो हैं उनको आपको फेयर रेम्यूनरेशन देना है, लेकिन उस चीज़ के अलावा आपको क्या करना है, रीजनेबल प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेट ही आपने किया है अर्निंग के लिए। तो प्राइमरी जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वो डिसाइड करता है कि आपको क्या गेन करना है, कितना गेन करना है, और वो गेनिंग कैसे होगी। तो आपको वो चीज़ कैसे बनानी है, कैसे उसमें आपकी जो अर्निंग है उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सारी चीज़ों को हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर रखा है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपको क्या करना है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अंदर नंबर फर्स्ट कि आपको सबसे पहले तो रीजनेबल रेट पर प्रोडक्ट्स जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है। आपको उनमें कॉस्ट कम से कम रखनी है और रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देना, नुकसान नहीं होने देना। दूसरा जो आपका बनता है वो ये बनता है कि जब आप वो प्रोडक्शन कर चुके हैं तो उस प्रोडक्शन को आपको फेयर प्राइसेस पे कस्टमर तक पहुंचाना है, और इससे क्या होगा, कस्टमर आपके सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्लियर। तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सिस्टेंस बढ़ जाएगी, आप उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर है वो रेगुलर बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट है। नंबर 3 पे आप पढ़ रहे हैं कि आपको उन सभी जो वर्कफोर्स आपके यहाँ काम कर रही है, जो रिसोर्सेज आपको लगे हुए हैं, वो मैन पावर वाले अपन बात कर रहे हैं, उसके अंदर आपको फेयर रेम्यूनरेशन देना है। हम एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को अगर हम फेयर रेम्यूनरेशन देंगे तो उनका 100% जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा, और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में दिखेगा। क्लियर। और नंबर 4 पे है टू गेन रीजनेबल प्रॉफिट। यस, हमें रीजनेबल प्रॉफिट लेना है, क्योंकि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, रीजनेबल प्रॉफिट है, जिससे आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें। क्योंकि अगर आप मान लो मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ अपने प्लानिंग्स बनाओगे तो उससे जो कोई ना कोई कैटेगरी आपकी सोसाइटी की ऐसी होगी जो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपको रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करना है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो आपके समझ में आ चुके हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स की। नंबर बी पे आते हैं आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स को हम सहायक या द्वितीयक उद्देश्य भी कहते हैं। द्वितीयक, अब इसको डिफाइन करना और भी इजी है। इसको डिफाइन करना इजी क्यों है, क्योंकि जो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को भी आपको गेन करने के लिए, अटेन करने के लिए इन ऑब्जेक्टिव्स को पहले अचीव करना होगा। यानी कि अगर आप अपने मुख्य उद्देश्यों को, प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले सहायक उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा। ये तो अपन जानते ही हैं। क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि भाई अगर मान लो किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को पैसे वाला बनना है, या किसी कंपनी को पैसे वाला बनना है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो उसके पास केवल कमाने ही कमाने का एक रास्ता नहीं है, एक बचाने का रास्ता भी है। कि अगर हम हमारे खर्चों को मिनिमाइज़ कर लें, कम से कम पे ले आएँ, तो बचत ज़्यादा होगी, सेविंग्स ज़्यादा होगी, और जब सेविंग्स ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है। यानी कि आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट अर्निंग वाला है वो सीधा रिलेट कर रहा है किससे? आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव से। यानी कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पहले आपको अचीव करने हैं। अगर आप इनको अचीव कर लेते हो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी किसमें? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में। तो अगर मैं इनको डिफाइन करूं कि सर ये आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे। यानी कि आपको पहले इनको पूरा करना है, इससे आपको ये अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अब इसमें क्या रखा जाए, तो आप समझ पा रहे हैं। मैंने अभी कुछ बात की थी, मैंने बात की सेविंग की, सेविंग बचत की बात की।
मैं कह रहा हूँ भाई कि अगर आपको अपना प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है, अर्निंग ज़्यादा करनी है, तो आपको कमाई के साथ साथ सेविंग भी करनी आनी चाहिए। अब सेविंग कैसे होगी? तो सेविंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नंबर फर्स्ट, टू मेंटेन एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। यस, सबसे पहला नंबर फर्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है टू मेंटेन एंड इंक्रीज क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं उन रिसोर्सेज की क्वालिटी कम नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचोगे सर क्वालिटी कम ज़्यादा कैसे होती है, या क्वालिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? भाई आपके घर में कोई चीज़ है और वो चीज़ आपने एक बार यूज़ करने के बाद ऐसे ही पटक दी, ऐसे ही छोड़ दी, और जब वो बार बार इस्तेमाल में भी आ सकती है, तो जब सेकंड बार आप यूज़ करोगे तो वो उस तरह से आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसा कि आपको उसने फर्स्ट टाइम दिया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है भाई, आप अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और मैक्सिमम यूज़ कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको उनका मेंटेनेंस भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मशीनरी है, अगर उसको मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी तो आपको नई परचेज़ करनी पड़ेगी, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कम हो गया, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना है। कोई मशीनरी है उसको आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रिपेयर करवाएं जिससे उसकी क्वालिटी बनी रहे, वो आपको सेम वैसा ही प्रोडक्शन दे जैसा कि उसने फर्स्ट टाइम दिया था। और अगर ऐसा होगा तो आपका प्रोडक्शन एक मैक्सिमाइज लेवल तक ही रहेगा और आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग का वो आपको मिल जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है नंबर सेकंड पे, टू यूज द रिसोर्सेज, टू यूज द रिसोर्सेज एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट टाइम। यस, देखो एक मैनेजमेंट थिंकर है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आपके मैनेजमेंट में, उनका नाम है मिस्टर हेनरी फ्यूल। और हेनरी फ्यूल के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो उन्होंने भी ये बात की है और उस चीज़ को हम एक प्रिंसिपल मानते हैं और प्रिंसिपल मानकर उस चीज़ को हम फॉलो भी करते हैं। और ये फॉलो केवल हम एक बिजनेस फर्म में नहीं करते हैं, हम अपने घर में भी करते हैं। और वो क्या है कि हेनरी फ्यूल ये कहते हैं कि आपको हर रिसोर्स को, चाहे वो एक मैन पावर है, चाहे वो एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है या मशीनरी है, उसको आपको उस तरह से इस्तेमाल में लेना है कि आपको वो फिक्स प्लेस पर मिल जाए और जिस टाइम पे आपको उसको इस्तेमाल में लेना है तब वो आपको मिल जाए। भाई आज जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने आज की क्लास लेने के बाद ऐसे ही कहीं छोड़ दिया, तो कल जब मैं क्लास लेने आऊँगा तो मुझे हो सकता है ये मार्कर ना मिले। अब मार्कर नहीं मिलेगा तो मुझे नया परचेज़ करना पड़ेगा और मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि मेरा प्रॉफिट बहुत ही कम रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से अपन को क्या करना है, उनका लेआउट बनाना है, उनको जमाना है कि आपको वो एक प्रॉपर प्लेस पे, एक फिक्स प्लेस पर ही यूज़ करने के लिए राइट टाइम पर राइट प्लेस पर मिल जाए। ऐसा करने से उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है। और तीसरा है नंबर 3 पे, नंबर 3 है टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल रिसोर्सेज। यस, नंबर 3 पे हमने पढ़ा है टू मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज का मतलब है आपकी मैन पावर एंड आपके फिजिकल रिसोर्सेज, उन सभी के बीच में आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। लेट्स हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में क्या है अपन की, जैसे कि मान लो हमारे घर में 5 मेंबर हैं और पाँचों मेंबर के अपने अपने अलग अलग पसंद है कि मुझे टीवी पे इस तरह का शो देखना है या ये सीरियल देखना है या मूवी देखनी है। तो अब 5 लोगों के लिए हम अलग अलग टीवी थोड़ी खरीदेंगे। हमारी फैमिली मेम्बर्स में ये कोऑर्डिनेशन बनाना हमको ज़रूरी है, जिससे क्या होगा कि जिस बंदे का, जिस मेंबर का जो आपका टाइम पीरियड है टीवी पे, जो मूवी का है, जो सीरियल का है, जो कार्टून्स का है, जो न्यूज़ का है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख रहे हैं। अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो सेपरेट हूँ, मेरे रिसोर्सेज सेपरेट होने चाहिए,
तो उससे क्या होगा, आपकी लागतें बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उस पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है कि जो सारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। इस कोऑर्डिनेशन को बनाने से आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, और कॉस्ट कम आएगी तो कुल मिला के आपके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये आपके 3 जो हमने पढ़े हैं वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स अगर आप मेंटेन करते हो, बनाते हो, प्राप्त कर लेते हो तो उससे आपको जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में पूरी हेल्प मिलती है। ठीक है, यानी कि अपन को समझ में क्या आया कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो है ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग से रिलेटेड। समझ में आ गया? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तो है ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग से रिलेटेड, और जो आपके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है आपकी बिजनेस फर्म के या आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। कि आप अपने घर में, अपनी फर्म में, अपने स्कूल में, अपनी बिजनेस में आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करते हो। जैसा आप उनका बेस्ट आप यूज़ करोगे उसी तरह से उनका यूटिलाइजेशन होगा और उसी तरह से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो सिलेबस है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो जब आप पढ़े तो इस बारे में कंफ्यूज ना हो। ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी और सेकेंडरी, एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के पार्ट है। आपको सीधा पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, और सेकंड में मिलेगा आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद आपको थर्ड और फोर्थ में जो हमने फर्स्ट में 3 आपको ऑब्जेक्टिव बताए थे उसके लास्ट रिमेनिंग जो आपके 2 ऑब्जेक्टिव है वो मिलेंगे। और वो कौन से हैं उनको हम आगे पढ़ रहे हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो पहला है आपका, इसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है प्राइमरी, दूसरा पढ़ा हमने सेकेंडरी। ये आपके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं किताब के अंदर, और थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं इस समय पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल, देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो आप बहुत सिंपली समझ सकते हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब मेरे पर्सनल या बिजनेस ऑनर के पर्सनल या मेरे नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इसके अंदर रखा जाता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम इसके अंदर रखेंगे। आपको पता ही है खूब कि किसी भी बिजनेस फर्म में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक तो होती है मैन पावर ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होते हैं फिजिकल रिसोर्सेज। और जो ये फिजिकल रिसोर्सेज हैं चाहे ये कितने भी हाईटेक, कितने भी बेस्ट हों, लेकिन इनका यूज़ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि इनका बेस्ट से बेस्ट यूज़ तो केवल और कौन कर सकता है, केवल एक मैन पावर कर सकती है। और ये जो मैन पावर है ये आपसे जुड़ी हुई है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उन सभी लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने के लिए काम करना है। अब अपन बात करें कि 3 तरह के आपके इसमें क्या होते हैं, मैन पावर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले तो होता है ऑनर। ऑनर को हम एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर। एक होता है मैनेजर, और एक होते हैं सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉइज़। तो 3 तरह की आपकी मैन पावर काम करती है। यहाँ पर जो तीनों लोग ये काम कर रहे हैं या ज़्यादा बंदे जो भी हैं इसमें, उन सभी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको कुछ और चाहिए, इसको चाहिए भाई, जैसे ये मैनेजर है, इसका माइंड कर रहा है कि मुझे चाहिए डेवलपमेंट चाहिए भाई, मुझे क्या करना है, इतना ज़्यादा काम करना है, इतना सीखना है इस इंस्टीट्यूट से कि मेरा बार बार प्रमोशन हो और मैं एक टॉप लेवल पोस्ट को ले लूँ। और जो ये एंटरप्रेन्योर है वो सोच रहा है कि भाई मैंने अभी अपना मार्केट बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक्सपेंड किया है केवल, और मैं इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव
कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेट करेगा क्योंकि ये ऑनर है। और तीसरा एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय कुछ भी सोच सकते हैं, इनकी कुछ डिजायर्स हो सकती हैं। अब आप समझते हैं कि ये सारे लोग किसी एक ही एरिया से नहीं आए हैं, इन सब को इकट्ठा करके लाया गया है इनकी क्वालिटी के हिसाब से, इसलिए इनके सबके अपने अपने अलग ट्रेडिशंस हैं, अपनी अपनी अलग अलग नीड्स हैं, इसके अलावा इनके अपने अलग कंसेप्ट हैं, काम करने के तरीके अलग हैं, ध्यान रखना। अब हम चाहते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करें वो एक फ़िक्स पैटर्न में करें, जो हमारी कंपनी पॉलिसी डिसाइड करेगी उसके हिसाब से करें। लेकिन ऐसा ये लोग करेंगे क्यों? क्योंकि इनको तो अपनी नीड्स पूरी करनी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो कंपनी है या मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल और इन लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। इससे क्या होगा, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की। और ये लोग सारे काम करेंगे किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। मतलब इनको लगेगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये करेंगे किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। और ऐसा करने से दोनों ही जो आपकी पार्टीज़ है वो क्या रहेंगी, सेटिस्फाई रहेंगी। और जो कंपनी है वो सभी एम्प्लॉयज़ या जो ह्यूमन पावर, जो मैन पावर काम कर रही है, उसके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको पूरा कर पाएगी। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आपके किसके होते हैं, वर्क फोर्स के, एम्प्लॉयज़ के। और ये एम्प्लॉयज़ अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अपना जो सपोर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को तभी देंगे जब मैनेजमेंट इनके ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करेगा। या तो समझ में आ गया आपको? नंबर थर्ड पे आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। हम दो डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी का हमने एक किया था ऑर्गेनाइजल, और दूसरा किया था हमने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से, और तीसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। ये बिल्कुल 11th वाला जो आपने पढ़ा था उस जैसा ही सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सोसाइटी के लिए। सोसाइटी और बिजनेस आपस में रिलेट करते हैं, इन दोनों का एक रिलेशन है। रिलेशन कैसे है, आप देखो, एक बिजनेस के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, जो उपलब्ध संसाधन जो उसको चाहिए होते हैं, वो सब कौन देता है, वो देती है सोसाइटी। अब सोसाइटी जब इतनी सारी चीज़ें किसी बिजनेस को देगी तो उसके बदले में कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उसकी नीड होती हैं, और वो चाहती है सोसाइटी क्या, कि उन नीड्स को कौन कंप्लीट करे, वो करेगा बिजनेस। अब ये बिजनेस जो करेगा उस बिजनेस का मैनेजमेंट करेगा। एक मैनेजर ये सोचता है, ये समझता है, उसको पता है कि सोसाइटी उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, उसके हिसाब से ही क्या करेगा, वो सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, और जो उनको नीड है उन नीड के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हम उनको गुड्स सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब उनको हम इस तरह का एक लाइफ स्टाइल दे रहे हैं जैसा कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपके मैनेजमेंट से बनती है। सीधी सी बात है, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो। जब सोसाइटी ने इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं तो जो मैनेजमेंट है उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो सोसाइटी के लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं वो सारे काम करें। लेकिन इस चीज़ में हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो हम लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, जो हम नीड्स पूरी कर रहे हैं, सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसमें हमें सोशल ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ का ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये है कि सर ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो सोशल वैल्यूज़ क्या होती हैं। सोशल वैल्यूज़ एक तरह से सोसाइटी के एजम्पशंस हैं जिनको क्या करते हैं, वो रेस्पेक्ट से मानते हैं। उनको लगता है मन कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो कैसी हैं, रेस्पेक्टफुल हैं। तो आपको उन चीज़ों का फेवर करते हुए क्या करना है, सोशल नीड्स को पूरा करना है, और इसी से अपन का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमने 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। पहला पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल, जो ऑर्गेनाइजेशन का था कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बनाया भाई, तो उसको पूरा करना है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सनल होगा उस ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हमारे साथ काम कर रही है, उसको भी अपन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो उनकी नीड्स को पूरा कर देते हैं अगर हम मान लो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाते हैं। और तीसरा आता है आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी कम्युनिटी के लिए। इसमें आपकी ढेर सारी कैटेगरीज आ सकती हैं, उन सारी कैटेगरीज को आपको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, बदले में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैनेजमेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करता है और उनको फोकस करके ही अपनी मैनेजरल एक्टिविटीज़ करता है।
इस तरह से आपका ये जो थर्ड चैप्टर है वो थर्ड टॉपिक है आपका लेक्चर ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है।